हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या फिर हो एमपी पीसीएस के लिए, तो उसमें हमने पूरा कर दिया था एंसेंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री पूरा कर दिया था। इन दोनों को मिला के लगभग 41 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में देख लिए थे, जो कि यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे हुए हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखे हों तो यूपी पीसीएस स्टैट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें लगभग 2700 क्वेश्चन तो हैं एंसेंट हिस्ट्री के, जो कि A1 क्वालिटी के हैं, जो कि मैंने पूरी करा दी है। और कल रात से मैंने इन सारे एंसेंट हिस्ट्री के पार्ट को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बनाई है और 2 बार अपलोड की है, और वो दोनों बार किसी एरर की वजह से अपलोड नहीं हो पा रही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, लगभग 13.5 घंटे की वीडियो है। इस वजह से यूट्यूब सिर्फ 12 घंटे की वीडियो अलाउ करता है पार्ट वाइज। अगर पार्ट वाइज जोड़ के बनाओगे तो आज कल रात को अपलोड की तब वो फेल्ड हो गई, एरर दिखा रहा था। आज सुबह मॉर्निंग में अपलोड की तब भी वो एरर दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 13 साढ़े 13 घंटे की वीडियो है उसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक में बनाऊंगा लगभग 8 घंटे का, और दूसरा जो पार्ट बनेगा तो वो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का बनेगा। तो इस तरह से ये 13 घंटे की वीडियो कवर होगी अपनी, यानी कि 2 पार्ट में ये 2700 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कल कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, यानी कि लगभग 1500 क्वेश्चन मॉर्निंग में मिल जाएंगे एंसेंट हिस्ट्री की मास्टर वीडियो के पार्ट 1 के। डिपेंड्स, इससे पहले 1300 क्वेश्चन मैंने मेडिवल हिस्ट्री के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं पार्ट वाइज भी, और उन सब की मास्टर वीडियो भी लगभग 9 घंटे की है, तो आप वहाँ देखकर काम चला सकते हो। तो मोरल ये है, कहने की बात ये है कि मोरल ये है कि हमारी एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, और आज हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट। और ये देखिए हमारी पीडीएफ है, तो इसमें आज हम देखेंगे पार्ट नंबर पहला, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम ये देख लीजिए। लगभग इसमें 38 पार्ट है, जो कि मिसलेनियस के तहत है। मिसलेनियस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो एंसेंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री कराई है, तो इनके भी मिसलेनियस देख लेना आप, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, पीडीएफ बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए, आज हम देखेंगे इसमें मुगल काल का पतन, और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 2200 क्वेश्चन बिपिन चंद्रा की बुक से प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से एमसीक्यू की फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। मैराथन नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो, और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा था, किसके मरने के बाद बैठा था? तो आप यहाँ आंसर देखते रहना, और बाकी जो मैं बताऊँगा तो उसे भी आप फोकस करना। तो जहांदार शाह मतलब गद्दी पर बैठा था, या फिर राजा बना था, या फिर राज्य सिंहासन पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है अजीजुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे जो हमने एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री करी है ना, किसी को यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, कोई यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। बट यहाँ इस बार मैंने सिर्फ आंसर प्रिंट करवाया है, यानी कि यूपीएससी या फिर पीसीएस वगैरह कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है। तो ये मत समझना कि ये कहीं ना ये ऐसी पीडीएफ है, ये उसी की तीसरी पार्ट है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं विभिन्न एग्जाम में, यूपीएससी में हो चाहे पीसीएस में हो। तो चलिए, अजीजुद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहिब बेखबर किसको कहते थे? तो बहादुर शाह जफर का नाम था साहिब बेखबर, याद रखना। औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर, बाबर को कहते थे कलंदर, बहादुर शाह जफर को कहते थे, क्या कहते हैं, साहिब बेखबर। और फारूक शेर को कहते थे घृणित कायर। कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए। आई होप थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए भाई, 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में लेता था, तो ये गलत है। ये 1 लाख रुपए नहीं, ये लगभग 4 से 5 लाख रुपए लेता था अंग्रेज़ों से पेंशन। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुग़ल बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था।
ठीक है। इसके ऊपर एक कहानी है, जब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति तब पूरी कहानी सुनाऊंगा। बट याद रखना अंग्रेज़ों ने इसको भेज दिया था रंगून, यानी कि गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। और कई बार ये पूछा जाता है ऐसा मुग़ल बादशाह कौन सा था जिसकी रंगून में मृत्यु हुई थी, तो ये था बहादुर शाह जफ़र। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ किसी काम का नहीं था, बट ये बूढ़ा 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति था जो कि 1857 की क्रांति में हमारे देश के लोगों ने इसको राजा बना दिया था। तो देखिए यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी देख लीजिए जो से सही है। इब्राहिम जैक और असद उल्ला खां गालिब इसके कविता के संरक्षक थे, तो ये सही है। वह बिना साम्राज्य का राजा था, तो ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये सही है, लेकिन गलत बताना तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय कहाँ पर है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। और कई बार ये पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा था, तो इंग्लैंड भेजा था अकबर द्वितीय ने पेंशन बढ़वाने के लिए। तो ये देखिए, ये आ ही गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय द्वितीय को दूत बनाकर लंदन भेजा था, तो ये अकबर द्वितीय ने भेजा था इनकी पेंशन वगैरह बढ़वाने के लिए। आगे चलिए, पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति, तो ये पुर्तगाली थे, ये सही है, कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना 1498 में, झंडूबाम आया था कौन, पुर्तगाली, वास्को डी गामा। तो इसने सबसे पहले पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली थे, ये पढ़ के सही लग रहा है और जो कि सही भी है। आगे चलिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये भी सही है। और देखिए तीसरा यहाँ पर है। तीसरा ये कहता है अंग्रेज़ों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है, पढ़ के ही गलत लग रहा है कि अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया पर कब्जा कर रखा था, तो पांडिचेरी को क्यों छोड़ेंगे वो। तो तीसरा गलत है। ठीक है, तो हमें बताना है, एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला कथन सही है, यानी कि पांडिचेरी के ऊपर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। और ये तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है, यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ों ने कभी भी, इस कभी भी वर्ड पर जोर दे रहा है, कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, तो पांडिचेरी पर भी किया होगा। और यहाँ है दूसरा भी गलत। ये देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, तो ये दूसरी शक्ति कैसे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, पांडिचेरी पर सबसे पहले यूरोपीय शक्ति ने कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, इसके बाद वगैरह डच वगैरह आए थे, लेकिन फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो हमें सही बताना था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि केवल एक। आगे चलिए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो ये आगरा से बिलोंग करते थे, यानी कि इनका डोमिसाइल आगरा का बना हुआ था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कई बार यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस बादशाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, कई बार बता रखा है किस लिए कहते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था, तो सबसे शासन कम किया था जहांदार शाह ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाम, जहांदार शाह। आगे चलिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन से थे, तो ये थे सतीश चंद्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए मिलान करना है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी और डी यहाँ पर है। ठीक है, इधर है डी। तो चलिए देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला चैपल की संधि से। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार के चारों युद्ध, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-ला चैपल की संधि से, यानी कि 4। और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से, यानी कि पहला। और दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, तो बताइए कब हुआ था, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में ये अनिर्णायक रहा था, यानी कि तीसरा। और लास्ट देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध कह रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का बाप यानी कि हैदर अली ने हराया था अंग्रेज़ों को, तो ये ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी कि 4 फिर 1 फिर 3 2 41-32 देखना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए 41-32 कहीं पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, 41-32 ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए,
तो ये किले का नाम है और उसका कौन सा किला कहाँ पर बनवाया गया था, तो देखिए फोर्ट सेंट डेविड। तो फोर्ट सेंट डेविड बनवाया गया था, ये कुडलोर में बनवाया गया था, यानी कि दूसरा फोर्ट विलियम्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, तो फोर्ट विलियम्स था बंगाल में, यानी कि तीसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया गया था मद्रास में, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पोर्ट लुइस, तो ये पोर्ट लुइस पांडिचेरी में था, यानी कि पहला, यानी कि 2341, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, 2 दिन से वीडियो ना आने का कारण यही है क्योंकि मैं 2 दिन से उन सारे एंसेंट हिस्ट्री के पार्टों को जोड़ने में लगा हुआ था और वो मैंने 2-3 बार अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब की जो नई पॉलिसी वगैरह आ रही है, ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें पार्ट वाइज जो लगभग 12 घंटे से प्लस की वीडियो उठाता नहीं है, ठीक फ्रेंड्स, और वो भी फ़ोन से, तो इस वजह से वो दोनों बार अपलोड नहीं हो पाई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा 2700 क्वेश्चन है एंसेंट हिस्ट्री के, तो इनके 2 पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट में 8 घंटे और दूसरे पार्ट में 5.5 घंटे के, तब जाकर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में ऐसे बताना कौन सा युगम सही है। तो देखिए बांडीवास, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांडीवास का युद्ध, तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और कई बार ये पूछा जाता है कि पहली बात तो याद रखना, ये बांडीवास की लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1859 में हुई थी, आई थिंक 1859 वो डेट थी। और कई बार ये पूछ लेता है कि फ्रांसीसियों की शक्ति कौन से युद्ध के बाद बिल्कुल भारत से ख़त्म हो गई थी, तो बांडीवास की लड़ाई जैसे ये हारे थे, तो ये यहीं से इनकी कमर टूट जाती है, अंग्रेज इनको तोड़ कर रख देते हैं। तो यहाँ पर बताना तो कौन सा सही है, तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। आगे चलिए, देखिए कथन कांडवाड़ा है, तो यहाँ से देखिए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर रहा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है। जो शाह आलम द्वितीय था वो मतलब आरंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर रहा था, और इसका कारण ये बता रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का लगभग भय लगा रहता था। तो बताइए कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों सही है बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, ठीक है, ए आर दोनों सही हैं बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है यहाँ पर, देखिए आप। अब चलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए, निम्न कथनों पर विचार कर देते हैं और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह 1746 में आरंभ हुआ और 1748 में समाप्त हुआ था, ये सही है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से दखल अंदाजी की थी, ये सही है। आगे देखिए, चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई, तो ये गलत है, चंदा साहब को बंदी बनाकर फांसी नहीं दी गई थी। आगे देखिए, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया गया, तो ये भी सही है बट हमें बताना सही, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत है, तो ये देखिए 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हुगली को, ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बना रखा था, तो बंगाल की खाड़ी के साथ ये हुगली को लूटपाट का अड्डा बना रखा था, ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ब्लू वाटर नीति या फिर नीला वाटर योजना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर आया था इंडिया में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। जो भारतीय में यूरोपीय शक्तियाँ आई थी उनके संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो ये मछलीपट्टनम, और कई जगह ये आपको लिखा मिलेगा मसूलीपट्टनम, तो ये सही है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये गलत है। 1498 में तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना, याद रखना 1498 में पुर्तगाली आए थे, लेकिन गोवा पर कब्जा किया था 1510 में, याद रखना, तो ये दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, और मैं गलती बताना था तो ऑप्शन नंबर बी गलत है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर भी बी है। तो देखिए आगे क्या कहता है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा पर पहला कारखाना लगाया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दक्षिण भारत में तो सबसे पहला कारखाना लगाया था मछलीपट्टनम में, लेकिन पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में लगाया था। ये सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये भी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, चलते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहीं से देखिए, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो मुझे ये पहला ही सही लग रहा है और ये पहला ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो कोचीन वगैरह है केरल का इलाका, तो वो स्वतंत्रता तक डचों के हाथों में था। तो ये तो पढ़ के ही नॉनसेंस लग रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो ये तो पढ़ के ही नॉनसेंस लग रहा है कि पूरे इंडिया पर अंग्रेज छाए हुए थे, तो ये कोची वगैरह पर भी अंग्रेज छाए हुए थे, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर था उसका, ठीक है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर बताना कौन सी शक्ति कहाँ पर बिलोंग करती थी। तो देखिए, पांडिचेरी पर छाए हुए थे कौन, फ्रेंच। और गोवा पर ये पुर्तगीज छाए हुए थे, ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर पर छाए हुए थे डच। और मद्रास पर थे डेनिस या फिर डैन। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1 कहीं पर है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है अल्मीडा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था अबू बकर। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये पुर्तगालियों थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना, तो वही बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो वही बात पूछी जा रही है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय शक्ति कौन सी आई थी व्यापार करने, या फिर व्यापारी के रूप में सबसे पहले कौन आए थे। तो पुर्तगाली। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध बनाए थे। तो प्रथम में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। आगे चलिए, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो वो था कालीकट का राजा जमोरिन। तो ये था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल में पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, तो वो थी हुगली में। आगे चलिए, भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो बताइए किन्हों ने की थी। तो ये की थी डचों ने, या फिर डच, या फिर बोल सकते हो इनको नीदरलैंड वगैरह वालों ने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी डचों ने। नेक्स्ट देखिए, डचों की कंपनी कहाँ कहाँ थी इंडिया के अंदर। तो देख लीजिए, डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर बना ली थी। तो सूरत में, भरूच में, आगरा, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन सब की कंपनी थी, ठीक है। देख लीजिए, डचों ने कहाँ कहाँ पर कब्जा कर लिया था, अपनी फैक्ट्री बना ली थी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। और खासकर इसको याद रखना, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, और इसको भड़ूच वाली को, ये कई बार पूछ लेते हैं। आगे चलिए, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था। अब ये डच लोगों की कंपनी वगैरह थी, तो ये व्यापार के लिए माल ले जाना लाने के लिए कौन से बंदरगाह का प्रयोग करते थे। तो ये करते थे मछलीपट्टनम, कालीकट और नागपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ये बता दिया ना, चिनसुरा, ये बंगाल में पड़ता था। आगे देखिए, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहला दुर्ग, यानी कि सबसे पहला दुर्ग या फिर किला कह लो, कहाँ पर निर्मित किया था। तो ये किया था कोचीन में, ठीक है। पुर्तगालियों की बात हो रही है, तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला दुर्ग कह लो, या फिर फैक्ट्री कह लो, या फिर किला कह लो, तो ये कोचीन में बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, किस मुगल बादशाह के काल में अंग्रेजी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जब अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी, तो उस टाइम जहांगीर का शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो ये थी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था? तो सूरत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री बनाई थी। आगे चलिए, अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, तो ये है सूरत। नेक्स्ट देखिए, वर्ष वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी सूरत में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता का निम्न में से क्या कारण नहीं था? तो पुर्तगालियों के अगेंस्ट अंग्रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थे? तो बताइए, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए, पुर्तगालियों के घटते संसाधन ये था। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती लोकप्रियता ये भी था, लेकिन हमें बताना नहीं था। तो ये देखिए, अंग्रेज़ों की नाविक शक्ति तो ये भी था। मुगलों और अंग्रेज़ों की पारंपरिक संबंध, तो ये कोई कारण नहीं था। फ्रेंड्स, तो मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच जो भी फ्रेंडशिप वगैरह हो रही थी, तो ये कोई कारण नहीं था अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच। आगे चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों कारण थे। देखिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण दिया हुआ था या फिर मिला हुआ था, और उनके पास आधुनिक हथियार थे। मतलब अंग्रेज़ों की जो सेना थी, तो उनको मतलब वो अंग्रेज़ों के पास जो सेना थी यानी कि आर्मी थी, तो ये इंग्लैंड से ही ट्रेनिंग मिली हुई थी इनको। ये देखिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला हुआ था, यानी कि पश्चिमी, मान लो ये इंडिया है ना, तो इंडिया का पश्चिम दिशा ये है ना, और इंग्लैंड वगैरह यहाँ पर पड़ता है, तो ये इंग्लैंड को पश्चिम बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला हुआ था, मतलब वो इंग्लैंड से ही ट्रेंड होकर आए थे और उनके पास A1 क्वालिटी के हथियार थे। तो पहला पढ़ के सही लग रहा है। और उस टाइम भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी चल रही थी, मतलब राजा वगैरह थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, तो ये भी सही है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो भारत के जो फौजी वगैरह थे, तो उनको बहुत ही कम वेतन वगैरह मिलता था। अगर कोई उन्हें अच्छा वेतन दे दे, फ्रेंड्स, मान लो उनको 100 रुपये मिल रहे हैं और अंग्रेज ये कहते थे हम तुम्हें 200 रुपये देंगे, तो ये फटाफट मतलब अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाते थे। तो वही बात थी। ये देखिए, भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कारण थे। अंग्रेज हमारे देश में इसी वजह से सफल हो पाए। फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड्स, तो ये तीनों कारण थे अंग्रेज़ों की सफलता के। और कई बार इंटरव्यू वगैरह UPSC में या फिर PCS वगैरह में पूछ लेता है कि ये कंपनियां तो और भी आई थी, वो इंडिया में सफल वगैरह क्यों नहीं हुई, अंग्रेज ही क्यों सफल हुए? तो अंग्रेज इसलिए सफल हुए थे क्योंकि उनकी नौसैनिक शक्ति A1 क्वालिटी की थी, डीप लेवल की थी फ्रेंड्स। और इनके पास जो नेवी वगैरह थी वो भी A1 क्वालिटी की थी। और जो और कंपनियां थी, मान लो पुर्तगाल के आए थे फ्रेंड्स, और ये फ्रांसीसी वगैरह आए थे, ये डेनिस वगैरह आए थे, ये सफल क्यों नहीं हुए? तो इसके पीछे का कारण ये है। तो इनके पीछे का कारण ये है, मान लो ये फ्रांसीसी आए थे ना, तो फ्रांसीसी कंपनी आई थी लुई 14वें के काल में। फ्रेंड्स, ये लुई 14वें से मतलब वो लेकर आए थे साइन वगैरह करवा के, या फिर चार्टर एक्ट लेकर आए थे लुई 14वें से। और लुई 14वें ने एक बात की थी तो कि तुम जा तो रहे हो इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें फरमान जारी कर सकता हूँ, वहाँ पर जाओ तुम व्यापार कर सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें 1 रुपये की भी हेल्प नहीं दूंगा और ना ही एक आदमी तक की। मतलब हम तुम्हें सिर्फ फरमान जारी कर सकते हैं कि तुम इंडिया जाओ व्यापार वगैरह करो, लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा और ना ही यहाँ से कोई मैन पावर मिलेगी तुमको। मतलब ना तो पैसा मिलेगा, ना ही यहाँ से हथियार मिलेंगे और ना ही यहाँ से पावर मिलेगी, ना ही सेना वगैरह मिलेगी। लेकिन जो ये अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेज़ थे और इनके पीछे थे अंग्रेज़ के जो इंग्लैंड के जो अमीर लोग थे ना, तो अमीरों का फुल सपोर्ट था अंग्रेज़ों को। क्योंकि अंग्रेज़ों को चाहिए था भारतीय माल, जो कि इंग्लैंड में A1 क्वालिटी का बिक रहा था। तो उन अंग्रेज़ों ने ये कह रखा था, अमीरों ने, इंग्लैंड के जो अमीर थे, तो उन्होंने ये कह रखा था कि तुम जाओ भारत में व्यापार करो, अगर तुम्हें आर्मी चाहिए या फिर हथियार चाहिए या फिर पैसा चाहिए, मनी पावर चाहिए, ये सब हम देंगे। ठीक है ना, तो ये सब हम देंगे, बस तुम हमें इंडिया पर व्यापार करो और वहाँ पर कब्जा करो, चाहे कुछ भी करो, जो वहाँ पर अपनी कंपनियाँ वगैरह स्थापित करो। हमें जो हमारा यहाँ का जो माल तैयार हो रहा है इंग्लैंड का, ये इंडिया में जाकर बेचो, अपनी फैक्ट्री में वहाँ से कच्चा माल ले आओ, यहाँ से तैयार करवाओ, फिर इंडिया में ही जाके बेचो
और इसमें जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे उसे मार डालो, चाहे उसे अपनी तरफ मिला लो, चाहे पैसे देकर, चाहे कुछ भी देकर, लालच देकर, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। मतलब ये इंग्लैंड के जो अमीर लोग थे वो कह रहे थे अंग्रेज़ों से कि तुम्हें मनी चाहिए हम देंगे, तुम्हें मैन पावर चाहिए हम देंगे, जो टेक्नोलॉजी वाले हथियार चाहिए वो सब हम देंगे, बट हम पूरे इंडिया पर कब्जा करो, चाहे कुछ भी करो, वहाँ के लोगों को मारो, चाहे अपनी तरफ मिलाओ लालच देकर। तो यही मेन कारण था कि वहाँ के जो अमीर वर्ग था तो वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज़ों को। जो ये फ्रांसीसी वगैरह थे इनको एक चार्टर एक्ट पर साइन करके दे दिया गया था और उसके ऊपर लिख दिया गया था ना तो हम तुम्हें 1 रुपया की हेल्प करेंगे और ना ही यहाँ से मैन पावर मिलेगी, ना ही कोई हथियार वगैरह मिलेगा। तो इसी वजह से अंग्रेज़ काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक टिक सके यहाँ पर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। आगे चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेंट फोर्ट जॉर्ज भारत में कहाँ पर बनाया था? तो ये तमिलनाडु मद्रास में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो ये कराया था सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने से छूट दे दी गई थी? तो बताइए कौन सी व्यापारिक शक्तियों को 1717 में चुंगी अदा करने से छूट दे दी गई थी, मतलब टैक्स से छूट दे दी गई थी 1717 में अंग्रेजों को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना कर अदा करने की छूट दी थी? तो ये आई थिंक राजकुमार सुजा ने दी थी और ये एक झंडू बाम किस्म का शासक था। मतलब जो औरंगजेब वगैरह कह रहे थे कि हम तुमसे मान लो 5 लाख रुपए वगैरह टैक्स वगैरह लेंगे, लेकिन ये झंडू बाम ऐसा आया था तो इसने कहा था 5 लाख को छोड़ो, तुम हमें 3000 रुपये देते रहो। तो मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ये ए ही है, ठीक है ना। ये एक झंडू बाम किस्म का शासक था। ये कह रहा था मतलब साल भर में, ठीक है, 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी शाह सुजा ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रमुख उद्योग नहीं थे? तो बताइए अंग्रेजों की कंपनी कहाँ कहाँ पर नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इलाहाबाद में कोई कंपनी नहीं थी और ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 44 नंबर, प्रारंभिक में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो प्रारंभिक जब शुरू शुरू में अंग्रेज ये आए थे ना इंग्लैंड से अपने देश में इंडिया में आए थे, तो इनका प्राइम टारगेट ये था कि सिर्फ हम व्यापार करेंगे, तुम्हारे देश पर कब्जा नहीं करेंगे, तुम्हारी ज़मीन को नहीं हड़पेंगे। मतलब व्यापार करना, भूभाग नहीं, डिफेंस, मतलब हम व्यापार करेंगे, तुम्हारे देश या फिर ज़मीन को नहीं हड़पेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए देखिए, व्यापार, भूभाग नहीं है। यानी कि ये कह रहे थे कि हम सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी ज़मीन वगैरह पर कब्जा नहीं करेंगे, भूभाग नहीं लेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों से सोली के स्थान निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के युद्ध में या फिर सोली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। याद रखेंगे, ठीक है ना। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर या फिर सोली के युद्ध में हराया था थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण जारी किया था? तो ये इम्प्रेस हो गया था। तो ये देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगाली बेड़ों को पराजित किए जाने की वजह से, ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था और इनका जो पुर्तगालियों का जो बेड़ा वगैरह था तो इस पर कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से ये झंडू बाम जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है और कह देता कि जाओ तुम 1613 में अपनी फैक्ट्री लगा लो सूरत में, अंग्रेज़ों से कहता है। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे प्राप्त किया था? तो मुंबई पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को दिया गया था दहेज में। पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा और ये अंग्रेज़ों का एक राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। तो उसकी शादी हो गई थी पुर्तगाली राजकुमारी से, जिसकी वजह से पुर्तगालियों ने खुश होकर मुंबई को दहेज में दे दिया था। किसको? अंग्रेज़ों को। आगे देखते हैं, तो ये देखिए, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेज़ों को मुंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो ये देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ठीक है। तो जो पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रगेंजा, तो इसने ब्याह कर लिया था अंग्रेज का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगालियों ने खुश होकर मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेज़ों को। आगे चलिए, बेदरा
बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो ये डचों को हरा दिया था बेदरा के युद्ध में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो किसको हुई थी? तो अंग्रेज़ों को टैक्स में छूट मिली थी, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो ये सूरत में। नेक्स्ट देखिए, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ये था कोलबर्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये शुरू में ही बता दिया था, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो याद रखना, शुरू में बता दिया था ना, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष दिया था? तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास किस वर्ष पट्टे पर मिल गया था? तो ये मिला था 1639 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो ये मद्रास में थी। ऑप्शन नंबर बी, ये अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कई बार बता दिया, कोलबर्ट। आगे चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी तो ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वें के शासनकाल में। मैंने बताया था ना, जो ये फ्रांसीसी आए थे तो ये लुई 14वें से परमिशन लेकर या फिर चार्टर पत्र पर या फिर साइन पत्र पर साइन कराकर लाए थे। तो लुई 14वें का शासनकाल चल रहा था उस टाइम। आगे चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, लुई 14वें के काल में। आगे देखिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज उनसे शक्तिशाली थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, जो ये क्या कहते हैं फ्रांसीसी थे ना, ये A1 क्वालिटी के थे, लेकिन जो फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले। ठीक फ्रेंड, डुप्ले का नाम याद रखना। जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जब तक ये इनका फ्रांसीसी गवर्नर बन के रहा ना, इन अंग्रेज़ों की बाट लगा के रखता था डुप्ले। ठीक फ्रेंड, बहुत लंबी कहानी है तो चलिए सुनाई देता हूँ। ठीक फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे सहायक संधि कौन लेकर आया था? तो कई लोगों ने अगर डीप में ना पढ़ा हो ना तो वो लॉर्ड वेलेस्ली पर टिक लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इंडिया के अंदर सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो ये आया था डुप्ले। ये जो नाम है फ्रांसीसी गवर्नर था ये डुप्ले। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, जो हमारे अंदर सहायक संधि हमारे देश में लेकर आया था ये फ्रांसीसी डुप्ले। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई, तो वो हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। डिफरेंस याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो बात होती है ये इंग्लैंड। फ्रेंड्स, इंग्लैंड और क्या कहते हैं यूरोप में, यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है। तो यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है तो वो उस युद्ध की यूरोप में फ्रांस भी पड़ता है और इंग्लैंड भी पड़ता है। तो यूरोप में जब युद्ध वगैरह होता है तो एक तरफ ये फ्रांसीसी वगैरह होते हैं, तो ये धीरे धीरे उस युद्ध की लपटें इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड तक पहुंच जाती हैं और फिर इंग्लैंड वाले भी फ्रांसीसियों से भिड़ जाते हैं। और जो यूरोप में लड़ाई चल रही थी तो उसकी लपटें धीरे धीरे अपने आ जाती हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया में ये अंग्रेज भी होते हैं और दूसरी तरफ ये फ्रांसीसी वगैरह भी होते हैं। तो ये इंडिया में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज भिड़ जाते हैं, लेकिन जब तक इनके पास ये डुप्ले था ना, ये डुप्ले अंग्रेज़ों को चुसकने नहीं देता था, ये डुप्ले। ठीक फ्रेंड्स, तो एक बार इंडिया में भयानक लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में दोनों तरफ से मार धाड़ होती है, दोनों को बराबर हानि नुकसान वगैरह होता है। लेकिन फिर बाद में जब यूरोप में जब वो युद्ध समाप्त हुआ या फिर समझौता वगैरह हो गया, तो इंडिया में भी समझौता करना पड़ गया था। किसको? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को। तो अंग्रेज़ चालू थे और ये बेचारे भोले वाले थे फ्रांसीसी, तो इनकी समझ नहीं आई कि अंग्रेज़ क्या चाल चलने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आप समझौता कर लो, और समझौता ऐसा कर लो कि हम दोबारा कभी भिड़ेंगे ही नहीं। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि चलो समझौता तो हो ही रहा है, तो फ्रांसीसियों ने कहा चलो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो अंग्रेज़ एक बात कहते हैं कि तुम हमारी एक बात मान लो, हम तुम्हारी 100 बात मान लेंगे। तो ये भोले वाले थे फ्रांसीसी। तो अंग्रेज़ ये कहते हैं कि जो तुम्हारा ये गवर्नर है ना, ये डुप्ले, इस डुप्ले को ना तुम इंडिया से ना फ्रांस भेज दो और इसको कभी मत बुलाना, हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये बेचारे भोले वाले थे, समझ ही नहीं पाए कि ये क्या खेल खेलना चाहते हैं। तो जैसे ही तो ये फ्रांसीसी कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हमारा एक आदमी ये डुप्ले है तो ये इंडिया छोड़कर चला जाएगा फ्रांस, इसे हम भेज देंगे।
और जैसे ये डुप्ले जाता है ना डिफेंस, जैसे ये डुप्ले जाता है अंग्रेज आ जाते हैं अपने कमीनेपन पे। और जैसे ये डुप्ले इंडिया से जा जाता है तैसे ही फ्रांसीसियों के लगा देते हैं ये बाट। आई थिंक 1759 का वो युद्ध था, बंडीवास की लड़ाई, जब मैं बता रहा हूँ ना क्या कहते हैं, ये देखिए बंडीवास की लड़ाई यहाँ पर है, अभी बताता हूँ। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि तुम डुप्ले को भेज दो, डुप्ले चला गया। और फिर अंग्रेज आ जाते हैं इनके पास कि तुमने समझौता वगैरह किया था कि हम कभी लड़ेंगे नहीं। तो अंग्रेज कहते हैं समझौता गया भाड़ में, अब तुम्हारा डुप्ले जो हमारी नाक में दम करके रखता था वो तो चला गया। और जैसे ही ये जाता है तो 1759 में हो जाती है बांडीबास की लड़ाई, और ये फ्रांसीसियों के अंग्रेज तोड़ के रख देते हैं कमर। और जो इनका 100% राजपाट था ना, तो 100% में से 90% ले चला जाता है अंग्रेज़ों के पास, और इनको तोड़ कर रख देते हैं। तो ये कहते हैं कि 10% जो तुम्हारी कंपनी वगैरह है वो तुम्हारे पास रहेंगी, लेकिन वो चलेंगी हमारे ऑर्डर पर। मतलब यहाँ पर तुम्हारी कंपनी है ना, तो तुम अपनी कंपनी की चार दीवारी करोगे, किलाबंदी नहीं करोगे। ठीक है, मान लो ये कंपनी है, मान लो ये फ्रांसीसियों की कंपनी थी, तो अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि ना तो तुम इस फैक्ट्री के चारों ओर कोई बाउंड्री वगैरह करोगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में वो हमें दिखना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है हम बाउंड्री वगैरह नहीं करेंगे, तो लो बाउंड्री हटा दी। ठीक है, दूसरी बात अंग्रेज़ों ने ये कही थी ना तो तुम कोई शक्ति मतलब अपनी आर्मी वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके इनको तोड़ कर रख दिया था फ्रांसीसियों को 1759 में बांडीबास की लड़ाई में। क्योंकि जब तक ये डुप्ले था तब तक अंग्रेज़ों को चुसकने नहीं देता था, और अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि एक बार इस डुप्ले को यहाँ से डुप्ले की टिकट कटवा दो, बाकी तो हम इनको देख लेंगे। और वही हुआ। तो यहाँ देख लीजिए बांडीबास की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर, पहले यहाँ देखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, इसके ऊपर पूरी लंबी कहानी है इस बांडीबास के युद्ध के ऊपर और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के ऊपर, बट यहाँ पर टाइम नहीं है बताने का। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ये बात हो रही है डुप्ले की, मतलब जो यूरोपीय शक्ति की बात हो रही है। तो मतलब भारतीय राजाओं के जो आपसी झगड़े होते थे तो उनमें मतलब झगड़ों में भाग लेना आरंभ कर दिया था, या फिर उन झगड़ों को सुलझाने के लिए कौन जाता था। तो इस बात हो रही है जो डुप्ले की। ठीक है, ये डुप्ले A1 क्वालिटी का था। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना डुप्ले ने आरंभ कर दिया था। आगे देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसके बाद डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। तो डुप्ले ने तैनात किया था भूसी को हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेजों ने, इसी वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे चलिए। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी। तो बताइए। तो ये की थी चंदा साहब की। नेक्स्ट देखिए। तो लाबूड ने किस स्थान का गवर्नर था। तो ये कहीं का नहीं था, ये था फ्रांस का। ठीक है, से याद रखेंगे, ये मैंने नेट पर सर्च किया है। लाबूड ने किस स्थान का गवर्नर था। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये फ्रांस का था, और फ्रांस ऑप्शन में है नहीं तो इसे याद रखना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई थी। तो ये 1664 में हुई थी। आगे चलिए। बांडीबास की लड़ाई, तो इसके ऊपर कहानी सुनी ली होगी। ठीक है, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ये देखिए कई जगह। ठीक है, ये बांडीबास की लड़ाई हुई थी 1760 में, बट ये कई जगह पुस्तक में 1759 भी लिखा मिलता है। ठीक है, याद रखना। और कई जगह ये 1759 लिखा मिलता है बेदरा की लड़ाई की भी। तो बांडीबास की लड़ाई लगभग 1760 में हुई थी, इसको याद रखना। ठीक है, अगर 1760 ऑप्शन में ना हो तो फिर 59 पे लगा के काम चलाएंगे। तो देखिए बांडीबास का युद्ध 1760 में ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। और यही वो युद्ध था। जैसे ही डुप्ले बाहर गया ना, डुप्ले की टिकट कटाई फ्रांस की, और फिर अंग्रेज आ गए 1760 में, और अंग्रेज़ों ने फ्रेंच वालों की यानी कि फ्रांसीसी को कमर तोड़ कर रख दी कि अब डुप्ले तो गया, अब तुम भी जाओ। आगे चलिए। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया। तो ये बता दिया ना, जैसे ही डुप्ले गया तो ये होती है बांडीबास की युद्ध की लड़ाई, और जिसमें भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया था। ये मतलब फ्रांसीसियों का निर्णय तय कर दिया था। तो ये बांडीबास का युद्ध जैसे ही ये हारे तो अंग्रेज़ों ने कहा था तुम्हारी 90% जो
ज़मीन जायदाद है वो हमारी हो जाएगी डिफेंस। तो बांडीवास के युद्ध में इनकी कमर तोड़ के रख दी थी, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आगे चलिए, नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की वजह से भड़का था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो ये था यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। मतलब सिंपल वे में समझो, जो ये अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ थी, तो फैक्ट्रियों की जो रक्षा करने के लिए जो चार दीवारी बनाई जाती थी ना, यह किला सा टाइप बना दिया था। मान लो ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये किला सा बना दिया या फिर बाउंड्री कर दी। तो बाउंड्री करने का क्या मतलब है कि भाई जो कंपनी के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर माल रखा हुआ है तो उसकी आप हिफाजत करना चाहते हो, चोरी वगैरह ना हो जाए, तो वही बात बताई जा रही है। तो देखिए, यूरोप को भेजे जाने क्या बोल रहा हूँ, देखिए, यूरोप को भेजे जाने वाले जो इकट्ठा किया हुआ माल गोदाम है तो उसकी रक्षा के लिए। डिफेंस, थोड़ा पानी पी लूँ। तो चलिए डिफेंस, ठंड इतनी हो रही है हाड़ कपाने वाली, थोड़ा पानी और पी लो तो फिर और ही मज़ा आ जाता है। डिफेंस, तो बोल बोल के जीभ सूख गई थी, गला सूख गया था, थोड़ा पानी पिया। डिफेंस, तो समझ गए होगे, जो फैक्ट्री की चार दीवारी या फिर दुर्गीकृत किला सा बनाया जाता था किसी रक्षा के लिए, तो जो यूरोप में माल भेजा जाता था तो उस गोदाम की रक्षा के लिए, यानी कि जो गो फैक्ट्री में माल रखा रहता था तो उसकी हिफाजत करने के लिए चार दीवारी की जाती थी। आगे चलिए डिफेंस, आगे चलिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार करने के समय, डिफेंस, तो इनको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली यानी कि चार, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज यानी कि एक, और फिर लास्ट में आए थे फ्रांसीसी यानी कि एक तीन, यानी कि 42-13, ऑप्शन नंबर ए। और इसको याद रखना, कई बार यहाँ से ग्रुप 3D एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि पुर्तगाली हमारे देश में क्या क्या लेकर आए थे। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, ये सबको पता है कि वास्को डी गामा आया था 1498 में। अगर ये पूछ ले कि दूसरी बार ये कब आया था, कि वास्को डी गामा हमारे देश में दूसरी बार कब आया था, तो फिर हार्ड कांपने लग जाएंगे। दूसरी बार आया था ये 1502 में। और ये कई बार पूछा कि पुर्तगाली हमारे देश में क्या क्या लेकर आए थे, तो ए से बनेगा आलू, पी से बनेगा प्रिंटिंग प्रेस जिससे नोट वगैरह छापते हैं, तो नोट छापने की मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, ए से बनेगा आलू, और क्या कहते हैं टी से बनेगा तम्बाकू, और इस के से बनेगा काजू। तो याद रख लेना, ये पुर्तगाली हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस, ए से आलू, के से काजू और टी से तम्बाकू, ये चार चीज़ लेकर आए थे, याद रख लेना। आगे चलिए, भारत का बंदरगाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो बताइए, भारत का बादशाह उस समय कौन था? तो औरंगजेब, क्या बोल रहा हूँ, अकबर था। ठीक है, अकबर उस समय बादशाह था जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे। 1605 में हो जाती है औरंगजेब की अकबर की मृत्यु। फ्रेंड्स, आगे चलिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है, तो ये अकबर था। आगे चलिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये था काउंट लाली। आगे चलिए, डुप्ले पर मत लगा देना क्योंकि डुप्ले को तो भेज दिया था, और डुप्ले को भेज दिया था तो उसके बाद हुआ था ये युद्ध। आगे चलिए, तो देखिए, पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? तो फ्रेंच का था। गोवा वाले बीच पर ये पुर्तगीज डटे हुए थे। और बताइए, तो ये देखिए, तो पांडिचेरी में डटे हुए थे फ्रेंच, और गोवा पर डटे हुए थे पुर्तगीज, और ट्रावनकोर में डटे हुए थे डैन, और मद्रास में थे डच। आगे चलिए, असम में सर्वप्रथम चाय, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1839 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो बताइए, सबसे पहले भारत से व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी को पत्र पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये थी लीवेंट कंपनी। आगे चलिए, तो ये देखिए, क्वेश्चन आ ही गया ना कि भारत के अंदर मुद्रालय या फिर प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? तो ये मैंने बताया ना अभी, यहाँ देखिए लिखा है कि मुद्रालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, तो प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे? तो ये
पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय हो गए थे? तो बताइए। तो ये हो गए थे बंगाल और असम में। मतलब जो ईसाई लोग हैं तो ये मिशनरीज वगैरह सक्रिय हो गए थे और ये अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे थे। हिंदुओं को कहते थे कि तुम ईसाई बन जाओ, मुसलमानों को कहते थे ईसाई वगैरह बन जाओ। ठीक है, तो ये ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे। तो ये बंगाल और असम में ये ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो 80 क्वेश्चन थे। थोड़ा गला बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ फटी फटी लग रही होगी। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो एक लाइक कर सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, इस चैनल का नाम याद रख सकता है। तो देखिए, जो आने वाला दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन थे। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करना। बाकी जो मैंने बताया है एंसेंट हिस्ट्री के 2700 क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको 2 पार्ट में कवर कराऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो।